हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति और आप सुन रहे हैं गुनाहों के देवता। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी। उसके अंदर डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है। हाँ क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, कल को ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की और अभी शर्म नहीं छूटती इसकी। चल अंदर। और वह झिझकती, ठिठकती, छेपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी निगाह से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं, तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार में पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ये देखो। उसने भीतर से कागज का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए दिए हैं। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद तुम्हें बोलना होगा। और पापा सुबह के ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वर में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और फिर कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ, शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतज़ाम है। और अपने ब्लाउज से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, ये कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है। इसके घर में तुम्हें पहुंचा देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है ये, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और उसे ये खत दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होंगे इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है कि मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, 4 कविता की किताबें ले आई। तुम्हें समझ भी आएगी क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दे। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे, मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो गया है। चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो ये घर, ये परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ और कम खर्च के ख्याल से चौक में कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उसके अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था।
उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया और स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वेतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया। इसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उनके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को ही था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने बेटे से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसको इतना अपनापन बनाए रखा कि धीरे धीरे कैसे चंदर सारी गैरियत खो बैठा था, ये उसे खुद नहीं मालूम था। ये बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, किताबें, इसके निवासी, सब कुछ उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कैसे कितने संबंधों का, कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले ये 7वीं पास करके अपनी भुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई, इसे चंदर खुद नहीं जानता। जब वह आई थी तब बहुत ही शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी। वह अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही इसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी भुआ के पास गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया था। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांतों से काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर लेती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अल्लड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आँख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का ये मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद नहीं मालूम था। और ये सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतने अपनेपन आप होता चला गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता और सुबह की रोशनी। और मजा तो तब था जब चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारी लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और अब तक चंदर को खिजाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी, खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या हुआ, चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुस्कुराकर
शिकायत करती। मुंह फुलाकर शिकायत भी क्या क्या करती थी कि चंदर ने उसके हेडमास्टर को एलिफेंट बोला, चंदर ने उसको डिबेट में भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है सुधा की सखिया कोयला बेचती है, और डॉक्टर साहब कहते कि चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से झूम उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई बोलती, क्यों, कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटी के मेंबर है, चंदर के इकोनॉमिक्स में कोर्स में क्या क्या चलता है, उसे सब मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसे अपने सुख दुख की बातें कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर, और वह बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह, जितनी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पिता से मिलती थी, वह सब इसे बड़े निस्वार्थ भाव से चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने या कम खाने पर जितने दुलार से उसे फटकारते थे, उतने ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे अपने पापा से मिलते थे, उसे वे चंदर को दे डालती थी। चंदर ने कितनी बजे खाना खाया, वह कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इसका सारा लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता था। और कभी कभी उसके खाने में कोई कमी रह जाती थी तो सुधा की डांट भी उसे खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब होने पर और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए दिया। इम्तहान में जब चंदर कुछ दुबला पतला हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने, पियो इसे। तो चंदर ने किसी अखबार का विज्ञापन दिखाकर बताया कि ये लड़कियों के लिए है, तब जाकर कहीं जान बची। इसलिए जब आज सुधा ने चाय पीने के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध ही पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। इसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसकी बड़ी लंबी चौड़ी मनुहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला, उसके बाद थोड़ी सी चाय डाली, उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर 2 चम्मच दूध डालकर ठाठ से पीने लगी, और बेतलफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल जाए। सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी तो हो। तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद है, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता
मेरी क्लास फेलो है गेसु कामजी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी काली भी होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती? किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हो और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, वो तो सब है ही बुरे। अच्छा, तो नाश्ता और फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में जो ही वह सिर झुकाकर गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी, चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर कर दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घूंट लिया तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है ना? चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कूड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ता और खाते वक्त तो आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी? क्यों नहीं करनी? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए भी जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साहिब हुसैन कामजी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती है। अच्छा, हमें तो कभी दावत नहीं दी। आहा, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे? इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है। अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक से पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली। सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खींचकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हो? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध ले आई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे। तुम चुपचाप पढ़ना और जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। देखो, मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, ये लो लिफाफा तो भूल ही गए, पापा ने लिखा है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंदर ने सुधा को पुकारा। सुनो, एक बार में सब कुछ क्यों नहीं बोल देती? चंदर ने झल्लाकर कहा। अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बुलडॉग है। कहकर उसने गाल फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर।